ये तो बात समझ में आती थी, समझ में आता था कि आप भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं। और जिन लोगों को खदानें दी गई उनमें से ज़्यादातर कौन है? बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कांग्रेसियों की सिफारिश पर, उनकी चिट्ठियों पर, पुर्जियों पर, कांग्रेस के पदाधिकारियों की चिट्ठियों पर, कांग्रेस के मंत्रियों की चिट्ठी पर आप खदानें बांट रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो मेरी है लेकिन इस्तीफा कोई और देगा। ये कैसे हो सकता है? जिसकी जिम्मेदारी, इस्तीफा किसका? बताइए, जिसकी जिम्मेदारी इस्तीफा उसी का। हमारी मांग ये रही है, संसद में भी हमने मांग की कि आपने जिम्मेदारी ली है तो कम से कम जिम्मेदारी का एक सबूत तो दीजिए कि आप इस्तीफा दें। वो भी नहीं किया। आप इन सारी अवैध और गलत ढंग से बांटी गई इन खदानों को निरस्त करें, कैंसिल देम। 2G में हमने यही सिफारिश की थी कि लाइसेंस कैंसिल करो, लाइसेंस कैंसिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा लाइसेंस कैंसिल करो, दोबारा से नीलाम करो, रीऑक्शनिंग को। और आज क्या है? रीऑक्शनिंग में जो दाम सरकार ने खुद तय किया है 14,400 करोड़, उसको आप नंबर ऑफ लाइसेंसेस से गुणा कर दीजिए, वो 1,76,000 करोड़ से ज़्यादा बैठता है। क्या गलत कहा था CAG ने? क्या गलत कहा था PSC ने? आप जीरो लॉस बोल रहे थे। अब इस बात की जिम्मेदारी उस समय के वित्त मंत्री क्यों नहीं लेते? हमने मांग की थी कि वित्त मंत्री भी इस्तीफा करें। वो वित्त मंत्री अब फिर से वित्त मंत्री बन गए हैं। पता नहीं और कितने घोटालों के ऊपर वो पानी फेरेंगे, उनको पर्दे के पीछे डालेंगे। ये भयानक भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार ने देश की सारी राजनीति को गड़बड़ाया, देश के सारे राजनीतिक परिदृश्य को इसने दूषित किया है। जिन्होंने गलत ढंग से पैसे कमाए हैं, अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, वो उसका उपयोग सत्ता पर कब्जा करने के लिए रखते हैं, मंत्रियों पर, अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए रखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को पोल्यूट करते हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण आज देश की राजनीति में क्रोनी कैपिटलिज्म का आधिपत्य हो गया है। एक हाथ में बाजार को थामे हुए हैं, दूसरे हाथ से उसी ताकत से सरकार को थामना चाहते हैं और जनता को पांव के नीचे रौंदना चाहते हैं। डू यू अलाउ दिस सिस्टम? Money power in one hand, political and bureaucratic power on the other hand, and this is used to suppress and oppress the masses. ये महंगाई इसीलिए आती है। ये इस देश के अंदर भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ कुछ सरकारी पैसे का या जनता के पैसे का ही उथल पुथल नहीं होता, इसके कारण सारी पॉलिटिकल प्रोसेस खराब होती है। मनी पावर आता है इसमें, मसल पावर आती है इसमें। वो पॉलिटिकल लीडर्स को परचेज करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें आज हमारे आंख के सामने हो रही। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन बने, इसका फैसला कोई कर रहा है। कोयला मंत्री कौन बने, इसके फैसले कोई और कर रहा है। कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिनिस्टर कौन बने, कोई और फैसला कर रहा है। I&B के मिनिस्टर्स कौन बने, उसका फैसला कोई और कर रहा है। क्या है ये भ्रष्टाचार? इससे पैदा हुआ पैसा ये सारे देश की राजनीतिक वातावरण को दूषित कर रहा है, खराब कर रहा है, देश की नैतिकता को समाप्त कर रहा है। इट हैज इट्स ओन मॉरल इफेक्ट। इट्स नॉट ओनली ए इकोनॉमिक इफेक्ट बट इट हैज ए सोशल एंड मॉरल इफेक्ट। इट हैज ए पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे उबरने की ज़रूरत है। और नतीजा क्या हुआ इससे कि इस तमाम दौरान में इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने की कोशिश की गई। मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि C&AG की हैसियत कॉन्स्टिट्यूशन में वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिसर, ही इज द वॉच डॉग एंड ही एंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक। वर्तमान राष्ट्रपति ने, तमाम बीच के लोगों की बात में नहीं कहता, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा था, सब ने यही बात कही। लेकिन अभी जो अब प्रधान राष्ट्रपति बने हैं प्रणब बाबू, वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे हनोई में, उन्होंने भाषण किया, उसमें क्या कहा? उन्होंने कहा यस देयर आर स्कैम्स इन अवर कंट्री, वी नो,
but our systems are completely fortified because of CAG and PSC. These are the two institutions who keep a watch and a careful watch on public money. We are accountable. ये वहाँ भाषण करके आए, अब तो वो भारत के राष्ट्रपति हैं। हम लोग गए थे उनसे अडवाणी जी के नेतृत्व में मिलने के लिए। उनको बताया गया कि ये आपका भाषण है, ये आपने कहा है, और क्या हो रहा है देश में। अब कहा जा रहा है कि ये CAG हमसे मिल गया है। CAG भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सर्ड। कोई सड़क का आदमी, सामान्य आदमी ये बात कहे तो कहे, बट when a responsible minister and a responsible office bearer of the ruling party says it, I feel what has happened to this country. Where are we going? कहाँ जा रहे हैं? आप पार्लियामेंट को नहीं चलने दें, आप PSC को नहीं चलने दें, आप CAG पर अटैक करें, आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करें, आपके कोलिशन पार्टनर सुप्रीम कोर्ट को अटैक करें। क्या हो रहा है? ये देश की राजनीति में कैसे कैसे भूचाल लाए जा रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गई तो देश में जनतंत्र समाप्त हो जाए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली अकाउंटेबल नहीं है जनता के लिए, इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज़ ए डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। और इसके लिए तरीके क्या हैं? In a parliamentary democracy, the institutions are the parliament, institutions are the judiciary, institution is CAG, PSC and other committees. The government has to remain alert, and these committees are given the constitutional duty to keep an watch on the administrative malfunctioning and the financial irregularities, to point out. कहा गया है कि these committees should function without fear or favor. The CAG must discharge its duty without fear and favor. लेकिन उसी को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग CAG की रिपोर्ट को PSC में चैलेंज करेंगे। अरे आपके चैलेंज करने के बाद कौन आपका कांग्रेस का आदमी ऐसा है जो आके वहाँ सही बात बोलेगा? कौन सेक्रेटरी ऐसा है वहाँ जो सही बात बोलेगा? जावड़ेकर जी इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, भुगत रहे हैं इस बात को। ये बहुत ख़राब बात है, और इसका अर्थ यह है कि सरकार चोरी भी कर रही है, सीनाजोरी भी कर रही है, भ्रष्टाचार करती है, करवाती है, भ्रष्टाचार का समर्थन करती है, फिर भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश करती है, और फिर जब इस सारी घटना को जनता के सामने रखने की हम कोशिश करते हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस को दबाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी सरकार को नैतिक रूप से रहने की कोई इजाज़त दी जा सकती है? हैव देयर एनी कॉन्शियंस टू कंटिन्यू इन द पावर? क्या है उनके पास कोई इनर कॉन्शियंस? क्या उनके पास कोई आत्मा नाम की चीज़ है? कोई भारत की जनतांत्रिक प्रणाली और जनता के हितों की बात करने की कोई इच्छा उनके दिमाग में है? आर दे कमिटेड टू डेमोक्रेसी? आर दे रियली कमिटेड टू सर्व द कॉमन मैन? नहीं, दे आर दी दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ द करप्ट, फॉर द करप्ट एंड बाय द करप्ट। इट्स नॉट द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। ये भ्रष्टाचारियों द्वारा, भ्रष्टाचारियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के वास्ते बनाई गई सरकार है। इसका आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। और जब कभी कुछ ऐसे मामले आते हैं तो CBI और ED का उपयोग किया जाता है। सबसे ख़राब बात यह है कि इंस्टीट्यूशंस को इस ढंग से यूज़ किया जा रहा है। अपने सहयोगियों को डराने धबाने के बाद अपनी सरकार को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। CBI से चार्जशीट लगवा दो और फिर अपने सहयोगियों को डराए रहो, सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी लटकाए रखो। हम रोज़ जानते हैं क्या हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। और एक और बड़ी गलत बात हुई है जिसकी तरफ कम ध्यान गया है लोगों का, वो ये है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में जो हुआ, मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप सामान्य MP और MLA के लिए तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, वो एक सीमा से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। आपने इस बार पैसा गलत ढंग से जा रहा है तो उसको पकड़ने के लिए बहुत रास्ते बनाए, हम स्वागत करते हैं उसका। अगर मनी पावर और मसल पावर को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ परंपराएं डालता है, व्यवस्थाएं करता है, हम उसका स्वागत करेंगे और मजबूत करेंगे उन्हें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है?
राष्ट्रपति जी को वोट देना है, एक स्पेशल पैकेज ले लीजिए, ये इधर आप भी ले लीजिए, आप उधर भी ले लीजिए। तो मैंने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि भाई इसकी इजाज़त कैसे है? कोई गवर्नमेंट राष्ट्रपति के चुनाव के दिनों में उसके ऊपर 3 महीने पहले से आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते कि कोई इस तरह की हरकत नहीं होगी? तो बताया गया कि देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये अगेन इंस्टीट्यूशन को मजबूत अगर करना है तो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, नहीं तो एक गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार बिल्कुल परमिटेड लेवल पर होगा और हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होगा बिना किसी तकलीफ के। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इस सरकार ने सबसे ख़राब काम ये किया है कि भारत की छवि बिल्कुल ख़राब कर दी है। आज हिंदुस्तान की छवि दुनिया में जितनी ख़राब है उतनी ख़राब आज़ादी के बाद कभी नहीं थी। सरकार खुद कह रही है कि हमारे यहाँ निवेश नहीं आ रहा, सरकार खुद कह रही है कि ये दिक्कतें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? आपने ये हालत पैदा की है। इन 9 सालों में आपने इस देश को तबाह कर दिया। 9 सालों में आपने ये तस्वीर पैदा कर दी कि यहाँ की सरकार को न तो सिद्धांत की परवाह है, न नैतिकता की परवाह है, न प्रशासन की परवाह है और न इंस्टीट्यूशंस की परवाह है। एक ऐसी सरकार है जो लाचार बनी हुई है, और जब सरकार लाचार बन जाती है तो उसकी छवि कभी ताकतवर की नहीं हो सकती। एक लाचार सरकार, एक भ्रष्ट सरकार, एक एंटी डेमोक्रेटिक सरकार ये इस देश के अंदर आज मौजूद है। ये बड़ी ख़तरनाक राजनीतिक स्थिति इस देश में पैदा हो रही है। कहीं भी सरकार का कोई इकबाल नहीं है। कोई आता है आज़ाद मैदान में, अमर जवान ज्योति को लात मार के चला जाता है। सारे हिंदुस्तान में जगह जगह सांप्रदायिक तनाव पैदा है। केरल में, असम में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कोई बचा? इतने व्यापक पे, और आईबी की रिपोर्ट है कि सारे देश में टेररिज्म और ये कम्युनल टेंशन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत तो बहुत ख़राब है। एक कोने से दूसरे कोने तक एक तरह के बारूद पर प्रदेश बैठा हुआ है, और ख़ास तौर पे जब से मौजूदा सरकार आई है तब से तो कुछ कहना ही नहीं है। ये क्या बात है? वो आपकी अलाई है, आपके सहयोगी हैं, आप उनकी मदद से सरकार चला रहे हैं, और वो आपसे मदद लेके सारे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव और उन्माद पैदा कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? आप ही की जिम्मेदारी। केरल में आप ही की सरकार है, असम में आप ही की सरकार है, महाराष्ट्र में आप ही की सरकार है। सारे हिंदुस्तान में आपने ये तनाव पैदा कर दिए। सारे हिंदुस्तान में सामाजिक तनाव पैदा कर दिए, बिखराव पैदा कर दिया, आर्थिक विषमता पैदा कर दी। देयर इज ए इकोनॉमिक डिवाइड, देयर इज ए सोशल डिवाइड, देयर इज ए कम्युनल डिवाइड। ये क्या है आपका अपनी सहयोगियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। यू हैव नो कंट्रोल ओवर देम। आप फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे थे, आपने सुना है उसके बारे में पूरे तौर पर। सरकारों को आपने बिल्कुल ऐसा मान लिया कि जैसे वो केंद्र की सरकार की जागीर है। और दूसरी तरफ अब जो एफडीआई में इन्होंने बात कही है, देखिए कितनी सेल्फ कंट्राडिक्टरी बातें कहते हैं। एक तरफ तो उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात कर रहे थे, अब यूनिटरी स्ट्रक्चर पर भी आघात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारी नीति तो यह है, कोई सरकार प्रदेश की लागू करना चाहे तो करे, कोई राज्य की सरकार लागू नहीं करना चाहे तो न करे। इट इज़ ए सीरियस प्रोपोजिशन। इसका मतलब यह है कि टुमारो इफ ए गवर्नमेंट वांट्स नॉट टू कंटिन्यू विद सर्व शिक्षा अभियान, दे आर फ्री। टुमारो इफ द गवर्नमेंट वांट्स नॉट टू continue with National Rural Health Mission, they can abandon it. Once you have applied this principle, a central policy on FDI is not compulsory, not mandatory. It is a sort of a optional. You can or you may not. The same principle will apply for others. Some state may demand, this is a central scheme, we don't want to do it. ये आपकी केंद्रीय स्कीम है, इसे हम नहीं लागू करेंगे। क्योंकि अगर आपकी FDI को आपने हमें ऑप्शन दिया है तो इस स्कीम को क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या सरकारें ऐसे चलेंगी?